चलिए, सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। क्लास 11th NCERT बुक फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी हम कवर कर रहे हैं। आज हम उसका 4th चैप्टर करेंगे। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया। आज का चैप्टर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे ये टॉपिक अलग अलग ब्रांचेस में कवर होता है। बंद करें सर, ये अलग अलग ब्रांचेस में कवर होता है। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें, ये टॉपिक कल्चर का, कस्टम्स का वहाँ भी कवर होता है। सो डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसे कवर किया जाता है। हमने भी किया है। आज हम इसे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझाएगा कि जिस तरह से साइंस की किसी क्लास में आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी के तहत, उसे करने का एक तरीका रहता है, वो एक परफेक्ट सेटिंग के तहत होता है। और फिर वो एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो एक रिज़ल्ट यील्ड करते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर करेक्ट मटेरियल्स के साथ किया गया है तो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही रिज़ल्ट आता है। और उसे किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी पर्सन उन्हीं मटेरियल्स और उन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो करके उन्हीं मैकेनिज़्म के साथ दोहराएगा, रिज़ल्ट ऑलवेज़ वही आएगा जो आपका आया था। यानी कि वह चीज़ एक प्रमाणित चीज़ है। इसी के तहत हम उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं या ज्ञान सिद्ध हो जाता है। जब मटेरियल्स की यूटिलिटी उस फॉर्मेट में, उस मैकेनिज़्म के तहत, उसी अमाउंट में हुई तो रिज़ल्ट आया। इसी तरह से आपका बिहेवियर होता है, आपका कंडक्ट होता है। नेचुरली उस बिहेवियर और उस कंडक्ट के कुछ आउटकम्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में हैं। तो ये फिर तय हुआ कि हर सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर हैं, हर सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ एक्सपेक्टेड कंडक्ट हैं। वही एक्सपेक्टेड बिहेवियर, वही एक्सपेक्टेड कंडक्ट हम डिलीवर कर पाएँ, इसके कोई मैकेनिज़्म है कि वो बिहेवियर और वो कंडक्ट हम में डेवलप और नर्चर कैसे किए जाते हैं। इस नर्चरिंग को, इस डेवलपमेंट को समझना है हमें। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज़्म को हम सोशलाइजेशन भी कह करके पुकार सकते हैं। आगे इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि जो चीज़ हमें कंपेल कर रही है कि हमें वो कंडक्ट अपने भीतर लाना है, हमें वो सारी चीज़ें सीखनी है, वो एक कल्चर है। कल्चर कैसे आया, कैसे बना, कल्चर क्या होता है, कल्चर से कल्चर कैसे वेरी होता है, ये चीज़ों को हमें समझना है। उदाहरण के रूप में एक कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए कि मैं आपसे जब बात करता हूँ और आपने आंसर दे दिया तो मैं स्माइल करता हूँ। आपको क्या महसूस हुआ? सर सेटिस्फाइड है, सर खुश हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन। आपको ये कैसे कन्वे हुआ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ? आपके आंसर से बताएं। मेरी एक ख़ास तरह की स्माइल से, है ना? अब मुझसे बाहर आ गए आपने एक स्टेज पे एक डिबेट की। आपकी डिबेट के तहत आपने पॉइंट रखे, सभी लोगों ने तालियां बजाई, सभी लोगों की स्माइल भी देखी आपने। उन लोगों को आप जानते नहीं थे आज से पहले, लेकिन उनकी तालियां और स्माइल से आपको क्या पता लगा? लोग आपसे खुश थे। उनकी तालियां और स्माइल से आपने यही कंक्लूड क्यों किया कि वो आपसे खुश थे? किसी ने आपको बताया था उस शो में एंटर होने से पहले कि जब आप डिबेट ख़त्म करेंगे उसके बाद अगर तालियां बजेंगी और स्माइल आएगी तो मतलब ये है कि लोग आपसे खुश हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको उस वक़्त ऐसा क्यों नहीं लगा कि लोग आपसे दुखी हैं जब उन्होंने तालियां बजाई और स्माइल दी? आज आपसे मैं एक बात बताता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन स्माइल ही है? दैट इज़ माई क्वेश्चन। वाई? मुस्कुराहट ही हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है, ये आपको कैसे पता? और रोना दुख का एक्सप्रेशन है, ये आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपने जब उसे हंसते हुए देखा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि वो खुश था? ये आपको किसने बताया? ये आपको कैसे पता? और जब आप किसी के क्रिमेशन पे हैं तब आप हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते। ये वहाँ पर नहीं हंसना है, ये आपको किसने बताया? हंसना वहाँ पर बुरा माना जाएगा, ये आपको किसने सिखाया? ये आपको किसने समझाया?
जैसे सपोज़ कीजिए कि आप क्लास आए हैं और आप 15 मिनट लेट हैं और मेरा आपको इशारा यही है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर रास्ते में ट्रैफिक था, मैंने बहुत कोशिश की पर फिर भी मैं लेट हो गया। मैंने पूछा आपसे? मैंने तो कोई वर्ड भी यूज़ नहीं किया, मैंने तो अपनी आईब्रोज़ में आर्क्स बनाए और इशारा किया। आपने ऑटो पकड़ना है और ऑटो वाले के पास जाकर के आपने एक ही बात कही, चलेगा? उसने आपको इशारा किया, आप बैठ गए। आपको कैसे पता कि उसने आपको कहा है कि बैठ जाओ? आपको कैसे पता उसने कहा है चलेगा? मुझे नहीं समझ में आया। सिंपल सी कहानी, आप एक रिक्शे पर जाकर के बैठ गए और आपने उसे कहा चलो, वो चल पड़ा। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप एवरीडे कर रहे हैं। आप एक जगह पर बैठे हैं, बस में बगल में सीट खाली है, आपने सिर्फ इतना किया, वो बैठ गया। आपने तो उसे नहीं कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, आपने सिर्फ उसका इशारा किया। दैट इज़ ऑल। एवरीडे आप ये कर रहे हो ना, हर टाइम हो रहा है ना। आप सड़क से जा रहे हो स्कूटी लेके, मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, मतलब क्या है? ठीक है, आप सड़क से जा रहे हो और मैं ही वहाँ खड़ा हूँ और आपके पीछे आपके दादाजी या दादी जी भी हैं और मेरा इशारा है, उनको समझ में आया? नहीं। आप सड़क पे जा रहे हो और मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं कर रहा हूँ, उनको समझ में आया? आया। ये आपको समझ में आया, उनको समझ में क्यों नहीं आया? आप सड़क पे नहीं हैं, आप टीवी देख रहे हैं और आपके साथ आपके दादाजी ही टीवी देख रहे हैं और सामने एक यूट्यूबर है, एक एक्टर है और वो ये कर रहा है। आपको समझ में आया? दादाजी को समझ में आया? क्यों नहीं आया? क्या समझा हमने? कि हमारे साथ वो यूट्यूबर का वो जो साइन है वो ज़्यादा कंफर्टेबली अंडरस्टैंड हो रहा है, दादाजी के साथ नहीं हो रहा है। तो यूट्यूबर की और आपकी, या उस परफॉर्मर की और आपकी उस समय में ग्रुपिंग हो गई है। यू आर इन द ग्रुप, दादाजी आपके ग्रुप के बाहर हैं। तो वो एक लाइन कह रहे हैं कि भाई मुझे तो इनके इशारे उशारे समझ में नहीं आते, पता नहीं क्या करते रहते, इनका पनाई कल्चर हो गया अब तो, क्या गंदे गंदे इशारे करते रहते। कहते हैं ना, आपका खुद का एक नया ग्रुप बन गया, ना आप उस यूट्यूबर से मिले हो ना वो आपसे मिलने आया, लेकिन आपने समझ लिया वो कहना क्या चाहता है। वो साइन आप दोनों सिमिलर कंटेंट में ही इंटरप्रेट कर रहे हो। वो कुछ कन्वे करना चाहता है, उसके लिए उसने आपको सिर्फ ये कर दिया और आपने उसको एग्जैक्ट उसी सेंस में ले लिया। ना वो बोला ना आपको सुनने की ज़रूरत पड़ी, दोनों ने उस साइन को सेम फैशन में, सेम कंटेंट में और सेम कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया। तो क्या आप एक दूसरे से जुड़े हुए कि नहीं? लेकिन दादाजी ऐसा करने में असफल रहे। वो आपसे पूछ रहे हैं हंस क्यों रहे हो? कई बार व्हाट्सएप चैट पे कुछ ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे इमोजीज आ जाते हैं, अभी उनको नहीं पता है, हम हमें बैठे बैठे हंसने लग जाते हैं। तो फिर पूछते क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? और हमारी पोजीशन ऐसी हो जाती है, हम उन्हें बता भी नहीं सकते क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हें क्या बताएं कि बस जस्ट एक इमोजी आया है और 2 दिन से हमारी बात नहीं हो रही थी और ये इमोजी आया और फाइनली मेरी हंसी निकल गई कि इसकी हो गई, बस 2 दिन ही थे। आप हंस पड़ते हो ना। उनको आप दिखाओगे तो आप कहेंगे, वो कहेंगे क्या है ये, क्या है चुटकुला सा कोई, आपको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एक ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि आप और वो सिमिलर ही मैनर में उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस साइन को, उस सिंबल को, उस वर्ड को, उस लेटर को, उस एक्शन को, उस कंडक्ट को सिमिलर वे में समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे आपके साथ। आई बात समझ में? लेकिन आप दादाजी के साथ गए हैं, बड़े लोगों की मीटिंग में गए हैं, उनके जैसे लोगों की मीटिंग में गए हैं और उस मीटिंग में बातचीत हो रही है। आप छोटे हैं सबसे, आपसे भी बड़ा कोई वहाँ है, लेकिन उसके बाद फिर सारे दादाजी की उम्र के ही हैं।
आई बात समझ में? अब जब सभी बड़े बात कर रहे हैं, उसमें आप दोनों भी बात करने शुरू हो गए, आप और आपसे बड़ा। जब आप लोग बात करने शुरू हुए तो दादी ने कहा तो आपसे बड़ा तो चुप हो गया, आप अभी भी बोले जा रहे हो। फिर दादाजी ने दोबारा देखा और कहा आप फिर नहीं चुप हो रहे। फिर आपको आपसे बड़ा वाला समझा रहा है कि चुप हो जा, दादाजी इशारा कर रहे हैं। तो आपने कहा ये इशारा चुप होने का था। तो उसने बोला और 2 बार उन्होंने खंगार करी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? 2 बार खांसे हैं वो कि सारे बड़े बोल रहे हैं, अपना मुंह बंद रख। तो दादाजी का एक वहाँ पर ग्रुप है, और आपका जो बहुत एल्डर ब्रदर है वो उनके साथ जुड़ पा रहा है, क्योंकि वो अब समझता है कि एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या। आप तो नहीं समझ पाए। टेलीविज़न के सामने दादाजी पराये जैसे हैं, उस ग्रुप में आप पराये जैसे बैठे हैं, आप उनके बीच जुड़ नहीं पा रहे। और आप थोड़ी देर के बाद वहाँ कंफर्टेबल भी नहीं हुए, आप वहाँ से उठ के चले गए और आप कह रहे हैं कि मुझे वो मीटिंग रास नहीं आ रही यार। आपसे पूछा चलोगे आज? फिर मैं वहीं जा रहा हूँ। आप कहेंगे ना ना बाबा मैं नहीं जाऊँगा। आपसे पूछा रीज़न? आपने कहा भाई मुझे नहीं, वहाँ का तरीका अच्छा नहीं। आपका एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा, आप ये कहना चाहते हो कि मुझे आपका कल्चर नहीं अच्छा लग रहा। भाई आप क्या करते हो वहाँ पे, कैसे बातें होती हैं, क्या होता है, क्या बोलना है क्या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। कौन आया, किसके पाँव छूने, किसके नहीं, किसको नमस्ते बुलानी दूर से, किसके गले लगना है। तो अक्सर आपने ये बात सुनी, ये लाइन सुनी है कि हग की तुमने उनको? कहते नहीं, मैंने बस नमस्ते बुला दी थी। कहते सिर्फ नमस्ते नहीं, वो हमारे बड़े क्लोज थे, वो आंटी घर आए थे, तुमको ब्लेसिंग्स देने आए थे, समझ आई बेटा? तो उनके पाँव छुआ करने, आगे से हग किया करनी है। वो चाहते थे वो थोड़ा आगे को भी हुए, तुम थोड़ा पीछे रह गए, इसलिए वो भी फिर पीछे हट गए। तो हम ऑलवेज कन्फ्यूज, लेकिन हम क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो आप ये कहते हैं कि हमारे घर में तो मम्मा ऐसा नहीं था। सपोज़ करो आप डॉटर इन लॉ हो, आप बहू हो, तो आप कहोगे मम्मा हमारे वहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं था, बस इतना ही बहुत होता था कि नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, है ना? तो हमारे यहाँ पे वहाँ पे लड़कियाँ पाँव नहीं छूती थी। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ भी नहीं छूती, अंकलों के नहीं छूने या जो भी है, मेल फिगर्स के नहीं, लेकिन फ़ीमेल अगर आंटियाँ आ रही हैं, बड़ी हैं, दादी हैं, तो चरण स्पर्श करने हैं और उन्हें हग करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। तो आप कह रहे हैं हाँ जी अगली बार से मैं आई विल डेफिनेटली। तो आप चेंज हो गए, चेंज हुए, आपने अपने अंदर के सिस्टम जो आप अपने वहाँ से लाए थे उनको रीअरेंज किया। तो कुछ डिलीट किया, कुछ ऐड किया, और रीअरेंजमेंट हुआ, और अल्टीमेटली अब आप उस ग्रुप के साथ सिमिलर हो गए। अगर आपने दूसरी तीसरी बार में भी ये नहीं किया तो पहली बार में माफ़ी मिलेगी नया नया, दूसरी तीसरी बार में भी नहीं किया तो वो जो आंटियां हैं उनमें आप ये कहलाओगे कि ये बड़ी रूखी सी है, ये बड़ी रूखी है लड़की, ये हमारे अंदर घुलती मिलती नहीं, इसको अपने सर्कल से बाहर ही रखें। क्योंकि आप वो जेस्चर्स नहीं कर रहे, वो साइंस और वो सिंबल्स को नहीं समझ रहे जो उनके बीच में एक्टिविटी कंडक्ट कराने का बेसिस है, कम्युनिकेशन का बेसिस है, इंटरैक्शंस का बेसिस है। तो वो फिर आपके साथ अब जब इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उन साइन सिंबल जेस्चर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, कर भी रहे हो तो उन पर अमल नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ग्रुप आपके साथ और आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं, तो यानी कि अब उनका एक ग्रुप है और आप उससे आउट ग्रुप हैं, आप उनसे आउट ग्रुप हैं। लेकिन ऐसे ही मोहल्ले की और बहुएं मिल गई आपके साथ, वो भी इसी सोच में है जिस सोच में आप हो, तो फिर वो भी आपके साथ साझा करेंगे कि हम बड़ा तंग हैं इन लोगों से। भाई नहीं बार बार होता, पाँव छूते रहो, गले मिलते रहो, नहीं है ठीक है। तो आप लोग बड़ी जल्दी फिर आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक आपका ग्रुप बन जाएगा। अब एक आपका और एक अब उनका, तो आपका ग्रुप और उनका ग्रुप एक दूसरे से डिमार्केटेड है किन्हीं रीजंस की वजह से। वो रीजंस हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जिस मैनर में कर रहे हैं, वो ग्रुप उस कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, छोटों से और बड़ों से हर रोज़ मिलते हो, हर रोज़ उन्हें ग्रीट करते हो। आप अपने टीचर्स के साथ मिलते हो, हर रोज़ उन्हें ग्रीट करते हो। और अब आप कुछ अजनबियों से मिलते हो
जैसे कि कोई आउटसाइडर है, कोई डॉक्टर है या कोई भी इंजीनियर, कुछ भी, आप उन्हें भी ग्रीट करते हो। क्या सबको ग्रीट करने का तरीका सेम रहता है? नहीं, हर किसी को ग्रीट करने का तरीका अलग रहता है। सेम पर्सन है, दरवाज़ा खोलने गया, एक अंकल आए, सेम लड़की है, दरवाज़ा खोलने गई, एक अंकल आया और उसके साथ अंकल की बेटी आई। अंकल को एकदम से कहा नमस्ते अंकल जी, सत श्री अकाल अंकल जी, पैरी पहना, और जैसी लड़की की तरफ नज़र गई, है हाय, हाय भी नहीं है, हेलो हाय, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस इज़ द सिस्टम, वाई टू ग्रुप्स आर देयर। आपके दो ग्रुप बने वहाँ पे, एक ग्रुप विद द अंकल, एक ग्रुप विद द गर्ल। बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एज रिलेशंस अलग हो गए। अंकल की बेटी फ्रेंड हो गई, और अंकल का क्योंकि रिलेशन पापा के साथ है, तो फिर वो अंकल अंकल हो गए, चाचू हो गए, ताऊ हो गए, कोई भी हो गए। हिंदुस्तान में तो चलो अंकल नहीं होते थे, वो तो अंग्रेज़ों के बाद ही हुए हैं। पहले तो चाचू ताऊ, तो पुराने अगर लोगों को देखें, अगर वो छोटे कस्बों में या गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे शब्द अंकल नहीं होता, वहाँ पे ये होता है हर कोई उनका चाचा लगता है। वो ये कहेंगे भी मेरे चाचा जी हैं। आप सीरियस हो जाएंगे अचानक से। अगर आप शहर में हो तो शहर में तो सिर्फ लिटरली रियल चाचा ही चाचा है, लेकिन उनके मुँह से हर चाचा चाचा और हर आंटी बुआ है। तो वो कह रही है मेरी बुआ जी। आप कहोगे इतनी सारी बुआ, तो फिर पता लगेंगे अरे ये तो बड़े साल मोहल्ले में इनके नेबर रहे हैं, तो इस वजह से फिर ये बुआ बुआ कहने लगे, इनको तो बुआ हो गई, चाचे हो गए, ताऊ जी हैं। ऐसे होते नहीं हैं असली वाले, ब्लड रिलेशन वाइज नहीं है, क्योंकि अंकल आंटी वहाँ पर वो नॉर्म्स। गांव में आज भी जाके किसी को आंटी कहना रखी, या गांव में आज भी जाके अंकल कहना है, तो गांव में बीरा, पाजी, चाचा जी, ताऊ जी, ये शब्द चलेंगे। आई बात समझ में? तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपके दो ग्रुप हो गए। लड़की के साथ ग्रुप आपका अलग हो गया और लड़के के साथ ग्रुप आपका अलग हो गया। इसी के बेसिस पर आपने अंकल को पूछा अंकल जी चाय लेंगे, तो अंकल जी ने बोला हाँ जी, और लड़की को आपने सीधा पूछा शेक और कॉफ़ी और जूस, तो वो कह रही है वहाँ शेक। अंकल को शेक पूछा भी नहीं, सीधा ही चाय चेपी आपने। अंकल चाय के साथ संतुष्ट खड़े हैं और उसे आप शेक ऑफ़र करके शेक पिला रहे हो, और 2 मिनट में आपके घर वालों ने कहा अरे तुम कहाँ हम बूढ़ों में बैठे हो, जाओ तुम बच्चे अपना उधर मज़े लो, तुम लोग उधर चले जाओ। क्योंकि वो दे फील कि तुम्हारा कल्चर अलग है, तुम लोग अपने रूम में अब ज़्यादा कंफर्टेबली अपने लेवल की बातें कर लोगी, वो अपना बैठ करके अपनी बातें करने लग गए। और तुमने भी एक दूसरे को कहा कि यार क्या उन बड़ों की बातों में क्या ही बैठना था, चलो हम अपनी बातें करते हैं, और अपना शुरू हो गए। तुम्हारा और उनका भी एक कल्चर, आई बात समझ में? लेकिन ओवरऑल फैमिली का भी एक कल्चर है। जैसे ही लंच का डिनर का टाइम हुआ, सारे टेबल पे आ गए, दैट इज़ अ फैमिली कल्चर। सो द थिंग इज़ द कल्चर इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यार ये अपनी आँखों की रोशनी तेज़ मत करो ध्यान जाता है उस तरफ। मुद्दा ये है कि ये आपको कम्युनिकेट करना सिखाता है, ये आपको कम्युनिकेट, इंटरेक्ट करना सिखाता है, आपको बताता है कि बिहेव कैसे करना है। अब अंकल आ गए गेट पर और अपनी बेटी के साथ आ गए, और बेटी को कह रहे हो पैरी पहनना, और अंकल कह रहे हैं इज दिस नॉट पैराडॉक्स? चेंज करते हैं, चेंज इट ना, चेंज इट टू द टिपिकल यूरोपियन और टू द टिपिकल अमेरिकन। कोई भी आ जाए, तो बहुत सी फिल्में हैं, दिखाया भी होगा, हमारे इंडियन अंकल हैं या कोई भी हैं, छोटा सा बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हे, तो वो साइड हो जा रहे हैं, हे डूड, दैट इज़ द कंसेप्ट। तो अंकल आंटी रिलेशनशिप से रिकॉग्निशन उतना नहीं है। हे ओल्ड मैन, सो दैट विल बी द वर्ड। हे द यंग गाय, सो द यंग गाय, द ओल्ड मैन, सिस्टम डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे चित्त चेता नहीं, जलंधर के रहने वाले, सहारनपुर में ट्रेन रुकी हुई है और वहाँ पे कह रहे हैं अंकल थोड़ा साइड हो ना, वो भी अपना अंकल है, हम नहीं जानते उसको, ट्रेन रुकी है, जस्ट अभी मिला है, अंकल जी प्लीज़ थोड़ा साइड हो भी, हाँ बेटा आ जाओ। लेकिन वहाँ हे ओल्ड मैन, हे द यंग गाय, दैट इज़ द सिस्टम।
कोई सिस्टम अच्छा नहीं, कोई सिस्टम बुरा नहीं, हम एवेल्युएशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आई बात समझ में? और वहाँ पर आप डोर पे आ गए हैं दोनों ही, एक ही चीज़ काफ़ी है, हेलो अंकल है, अंकल के साथ बेटी भी है और आप ही रिसीव करने गए, तो द ओनली थिंग इज़ हेलो। इसलिए जो आपके गेस्ट हैं NRI बाहर से आपको मिलने आते हैं, उनकी फैमिली के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल और हिमालयन टास्क है कि वो अपने बच्चे को अकेले अकेले सीनियर पर्सन के आगे कर करके कहते हैं इनको पैरी पहना करो, इनको करो। आप तब देख करके सोचेंगे कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो अनवारंटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अनड्यू एम्फेसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों में। नहीं, आप जरा जाओ उनकी सेटिंग में, उस सोसाइटी में, तो आपको पता लगेगा कि उनके लेवल पे ये बहुत गाइजेंटिक टास्क है कि उस बच्चे के अंदर उस जियोग्राफिकल लैंड पे, उस सोशल सेटिंग में रहते हुए भी कल्चर इंडियन इंस्टिल करना। समझ में आ गई बात? दे आर लिविंग इन अ जोग्राफिकली डिस्टेंट लैंड, दे आर लिविंग इन अ टोटली डिफरेंट सोसाइटी, स्टिल दे वांट द पंजाबी, द इंडियन कल्चर। लुक एट द व्हाट इज द स्ट्रगल देन? स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ये है कि बच्चे बार बार किस कल्चर की तरफ ओरिएंट हो रहे हैं, जो उस ज्योग्राफी और उस सोसाइटी से आ रहा है, और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उस सोसाइटी और ज्योग्राफी के होने के बावजूद भी कल्चर ये वही अडॉप्ट करे जो हमारा है। जैसे कभी खुशी कभी गम में काजोल बार बार अपने बच्चे को लेकर के वो करती रहती है कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान बोल, नेशनल एंथम बोलो, प्रिपेयर करो, पैरी पहना करो, नमस्ते। वो मूवी में करेक्ट ही दिखाया गया है, बड़ी जद्दोजहद ये है विदेशों में। तो वो जब बाहर बाहर आ रहे हैं तो वो उनको सिखा रहे हैं, तो वो बच्चे भी बड़े खुश, थोड़े दिनों में वो बच्चे रट सा लेते हैं। और गांव में घर में हैं तो हर आने जाने वाले को कह रहे हैं पैरी पहना आंटी जी, पैरी पहना अंकल जी। तो आप फिर कहते कहते आप बोले जे हर किसी को ही करने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें टेम हो गया ना उन्हें। और जैसे ही अपने उम्र का कोई देख लेते हैं, अब समझ नहीं आता इनको पैरी पहना कहे, तो वहाँ पे हायर लो करने भी छोड़ गए, तो कंफ्यूज से बैठे रहते चुप से। तो फिर जो इतने ओपन थे, जो बाहर इतने खुले थे, उनको यहाँ पर अब इंडियन पेरेंट्स ये कह रहे हैं उन बच्चों को, अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए, कि ये भी तुम्हारे फ्रेंड ही हैं, इनसे बातें करो, इनसे घुलो मिलो, खुल जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। तो फिर वो आप उनके पास जा रहे हो, अब उनको थोड़ी सी इंग्लिश बोल के या थोड़ा सा वैसा बता के उन्हें ये बता रहे हो कि मैं तुम्हारे ग्रुप में हो सकता हूँ, तुम्हारे कल्चरल ग्रुप में मैं भी आ सकता हूँ। तो फिर वो जैसे ही उसको तुमने थोड़ा सा भी अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दिखाए कि मैं ये देखता हूँ आयरन मैन, मार्वल्स की सीरीज़, मुझे एकदम से वो हो गया, अच्छा यू लाइक इट? ओके हाँ या आई लाइक इट, ओके ओके ओके, ये माई बेस्ट बडी, ओके। सो वो आपके साथ खुश है, आपके साथ कंफर्टेबल है, अब वो आपके साथ होटल भी जा रहा है, अब वो अपनी विशेज़ आपको बता रहा है, क्या आई वांट टू गो समवेयर आउटसाइड। तो आप उसे पूछा हाँ बता किधर जाना है। सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल हो गया कि आप उसकी लैंग्वेज एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अब वो आपके साथ अगले दिन आया, वो कह रहे पैरी पहना आंटी जी, पैरी पहना अंकल जी, जैसे ही आप आगे था हे यू, वो खुश है आपके साथ। क्यों? कल्चर, वो कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पा रहा है, यू आर डूइंग हेल्दी इंटरेक्शंस। सो वो उतना ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ आपके सामने, उतना ही वो साइलेंट है बाकियों के सामने। उसकी कम्युनिकेशन कितनी है? पैरी पहना, पैरी पहना। इसके आगे आप उसके कुछ भी पूछते जाओ, एक ही चीज़ है, शर्माना, शर्माना और शर्माना, स्माइल, आगे कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद ज़्यादा गाल खींचोगे, मुंह तंग करोगे, इरिटेट भी हो जाए। फिर वो कहेगा नेक्स्ट गाड़ी में बैठे, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गो देयर, ओके ओके, नो यू विल नॉट फोर्स मी टू विजिट देयर। वो अपने घर वालों के सामने रोने लग जाएगा, और आप गाड़ी के बाहर खड़े देख रहे हैं, इतनी भी क्या बात हो गई, इतना परेशान क्यों है, गाल ही खींच ली 4 बार। तुमको आदत पड़ी हुई है, सबसे गांव में गाल खिंचवा खिंचवा के, उसको आदत ही नहीं थी। उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार ये कहर बरपा है, और वो कह रहा है ये कर क्या रही। कस्सी चलाने वाले, शॉवेल चलाने वाले, इतने भयंकर उंगलियां टाइट टाइट हाथों से,
गिठानों वाली उंगलियों से गाल खींच लेते हैं। माय गॉड, दे आर टॉर्चरिंग मी। तो जब आप मूवीज़ में ये बातें देखते हैं तो ये बकवास नहीं होती, इनका पर्पस होता है। एक्चुअली दे आर प्रेजेंटिंग अ conflict of culture. It is a cultural conflict and culture is very very important. आई बात समझ में? Because what is the culture? A very very simple definition is culture is your way of life. Culture is your way of life. आपकी way of life is your culture. अब सवाल आ जाएगा कि वे ऑफ लाइफ क्या होता है। वे ऑफ लाइफ बताएंगे क्या होता है। वे ऑफ लाइफ बहुत सी चीज़ों से बनता है। तो आपकी एक लाइफ है, लाइफ को जीने का सलीका वे है, और वो लाइफ को जीने के सलीके में एक गुण ये भी जुड़े कि पैरी पैना करो, इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं बार बार। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी वे ऑफ लाइफ का पार्ट बन जाएगा। फिर आप भी आगे अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, वो भी आपके बच्चों को यही सिखाएंगे, और फिर आप दोनों की फ्लाइट एकदम से हॉल्ट कर गई एम्स्टरडम में। दोनों उड़े कैलिफोर्निया से, उड़ते उड़ते आते पता नहीं कहीं पेंडेमिक है, फ्लाइट कहीं रुकनी थी चेन्नई में, उतरी हुई है अभी, एम्स्टरडम में जाएगी चेन्नई। वो परिवार कहीं से उतरा, ये परिवार कहीं से उतरा, वो ना एकदम स्ट्रेंजर खड़े हैं वहीं पे। लेकिन इस परिवार को एकदम से कॉल आया, हेलो, हाँ जी पैरी बहन अम्मा। इधर परिवार वाले कान खड़े हो गए थे, हैं कौन? जैसे ही सुना, अच्छा हमारी वाली बातें, हमारी वाली हरकतें, तो उनको कह रहे आप क्या इंडिया से, आप पंजाब से? अरे हम भी पंजाबी हैं भाई। मिल गए, जुड़ गए। वो ग्रुप, वो फैमिली को ये फैमिली आइडेंटिफाई कर पाई। जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि ये हमारे वाले साइंस, लैंग्वेजेस, सिंबल्स और जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही हम कंफर्टेबल हो गए उनके साथ इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशंस में। वैसे ही हम आइडेंटिफाई कर गए खुद को उनके साथ, और अब हम 1 से 2 लार्ज ग्रुप में हैं। खाना शेयर होने लगा, बातें, समय कट गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप में वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप ऑलवेज एक ग्रुप की फॉर्म में कंटिन्यू होते ही रहेंगे, तो आपकी आइडेंटिटी कंटिन्यू होती रहेगी। आपकी आइडेंटिटी कंटिन्यू होने की वजह से आपका हेरिटेज कंटिन्यू होता रहेगा। आपका हेरिटेज कंटिन्यू होने की वजह से आपका एग्जिस्टेंस काफ़ी स्ट्रेंथेंड और स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसे जल्दी कोई शेक नहीं कर पाएगा, हिला नहीं पाएगा। बिकॉज आइडेंटिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आइडेंटिटी एक तरह का हमारा एक्सप्रेशन है बिहेवियरल, और बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन यहाँ पे बिहेवियरल, जो कि हमारे हेरिटेज और कल से आ रहा है। और वही हेरिटेज है जो हमें हमारे प्रिंसिपल्स सिखाता है, और वो प्रिंसिपल्स ही हैं, वो आइडियोलॉजीज़ ही हैं जिन पर चलकर हम जीवन जीते हैं। और वही प्रिंसिपल्स, वही आइडियोलॉजीज़ हमें हर संघर्ष का सामना करना सिखाती हैं अपने ही तरीके से। तो हम बचेंगे कि मरेंगे, तरेंगे या डूबेंगे, ये डिपेंड कर जाता है हमारे संघर्ष करने की शक्ति पर। और यह शक्ति हम में है क्योंकि पीढ़ियों से चले आ रहा वो संघर्ष का जुझारूपन हम तक भी पहुंचा। और वो जुझारूपन हम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि वो आइडियाज़, वो आइडियोलॉजीज़, वो बिलीफ हम तक पहुंचे। और वो हम तक इसलिए पहुंचे क्योंकि आइडेंटिटी इंटैक्ट रही। और वो आइडेंटिटी इंटैक्ट इसलिए रही क्योंकि कल्चर कंटिन्यूअस रह पाया। और कल्चर कंटिन्यूअस इसलिए रह पाया क्योंकि प्रैक्टिसेस फॉलो होती रहीं। और प्रैक्टिसेस फॉलो होती रहें इसलिए जनरेशन टू जनरेशन हम प्रैक्टिसेस सिखाते सिखाते और सिखाते ही रहते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उदाहरण के तौर पर 2004 में जब सुनामी आई, बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है, अच्छे सुनना। 2004 में जब सुनामी आई बहुत नुकसान हुआ। तमिलनाडु, केरला,
कि जो लोग थे एकदम एक मॉडर्न लाइफ में चले गए, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लाइफ। मछुआरे भी वैसा ही जीवन जीने लगे। सुनामी बिल्कुल न्यू एस्पेक्ट था। इवन सुनामी शब्द भारतीयों को पता नहीं चल रहा था, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट निपट नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस सुनामी, इट इज़ अ जापानीज वर्ड। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बहुत हिवॉक हुआ, बहुत ज़िंदगी का बहुत नुकसान किया। लेकिन सेम समय में इंडियन ओशियन, दैट पैसिफिक ओशियन रीजन, खास तौर पर दैट आइलैंड एरियाज, ओके करमजीत ध्यान से सुने,